Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video in covering the Sociology Optional Paper 2 from Nitin Sangwan book. बुक से डायरेक्टली चीज़ें कवर करने का पर्पज़ ये है कि बिकॉज समटाइम आप लोगों को पता होता है कि वी नीड टू फॉलो दिस मतलब पर्टिकुलर सोर्सेज एंड हमसे उतनी सेटिंग देके टॉपिक्स कवर नहीं हो पाते हैं. वी वर नॉट एबल टू रीड द कंटेंट, टू कवर द कंटेंट वर्ड बाय वर्ड एंड इस कन्फ्यूजन में बहुत डिले हो जाता है. सो हियर आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट विद द रीडिंग ऑफ द बुक, विद द कवरेज ऑफ द कंटेंट, सो दैट आप चीज़ों को बेटर तरीके से समझ पाओ और कवर कर पाओ. तो हम यहाँ पे अब तक दो थिंकर की डिटेल में बात कर चुके हैं, दैट इज़ GS घुरे एंड M.N. श्रीनिवास. एंड हम जिन थिंकर की बात कर रहे थे जिनको हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था, दैट वाज A.R. देसाई. A.R. देसाई अगेन फील्ड व्यू की बात करते थे, प्लस मार्क्स की जो कंसेप्ट था उससे ये थोड़ा सा उसको यहाँ पे फॉलो करने की बात कर रहे थे. अब मार्क्स को लेके हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म की बात की जाती है. तो देखो, डायलैक्टिकल मतलब होता है डुअल. कोई भी चीज़ जो डुअल मतलब कॉन्ट्राडिक्शन में है, लाइक अगर कार्ल मार्क्स की बात करें तो आपने देखा होगा इकोनॉमी के बेसिस पे वो हैव एंड हैव नॉट्स की बात करते थे, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म की बात करते थे, हाउ द ओनर्स आर एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर्स ये बात कर रहे थे. तो एक कॉन्ट्राडिक्शन था. एंड कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे बात की जा रही है मटीरियलिज्म वर्ड के साथ. तो मटीरियल एस्पेक्ट में मटीरियल चीज़ों को लेके कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट था. तो इसी चीज़ को A.R. देसाई ने इंडिया में भी कंटिन्यू करा. देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है. तो अक्षय रामनलाल देसाई, फुल नेम A.R. देसाई, अक्षय रामनलाल देसाई, ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को यूज़ कर रहे थे इंडियन सोसाइटी में. इनका जो वर्क था दैट इज़ सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इसने काफ़ी डिटेल्ड व्यू यहाँ पे दिया, क्योंकि इन्होंने बोला भैया आपको सोसाइटी को समझना पड़ेगा. चीज़ें हो तो रही हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा. आप प्लान बना रहे हो बट एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, एंड उस अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट और आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा है. इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी है. तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना है और हमें इंडियन सोसाइटी को एक बेटर वे में समझने की ज़रूरत है. तो दिस पर्सपेक्टिव वॉज अगेन रिवाइव्ड 1970 में. ये पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा रिवाइव करा गया, क्योंकि देखो प्लान्स फेल हो रहे थे बैक टू बैक. 5 ईयर प्लान में आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो ना, दे आर गेटिंग फेल्ड बैक टू बैक. तो यहाँ पे बात थी कि फिर मेन पॉइंट पकड़ो कि गड़बड़ कहाँ हो रही है. क्लियर. तो एंड द सेंटिमेंट ऑफ द डिकेड वर समड अप बाय देसाई एट द, कहाँ पे इन्होंने सम अप करी ये सारी चीज़ें, 15th ऑल इंडिया सोशोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें यहाँ पे उनका क्या टाइटल था, एक जो उन्होंने एड्रेस किया जहाँ पे उन्होंने अपनी समरी सारे पॉइंट्स प्रेजेंट करे, दैट इज़ रिलेवेंस ऑफ द मार्क्सिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी. एज इट इज़ क्लियर बाय द नेम कि इंडियन सोसाइटी की स्टडी में मार्क्सिस्ट की जो आइडियोलॉजी है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अब ये बॉक्स भी पढ़ लेते हैं बिकॉज हमें तो डिटेल कवर करनी है, तो वी कैन नॉट इग्नोर एनीथिंग. ही अप्रोच द आइडिया ऑफ स्टेट ऑल्सो फ्रॉम मार्क्स परस्पेक्टिव एंड हैंस ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द कैपिटलिस्ट डायमेंशन ऑफ इंडियन स्टेट. मतलब कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट की बात कर रहे थे ना कार्ल मार्क्स, तो वो इस चीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे. ही क्वेश्चन द नोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट. इंडिया ने तो वेलफेयरिस्टिक अप्रोच नेहरू जी के टाइम पे फॉलो करी थी, राइट. मैंने अभी एक नेहरू एंड पटेल की वीडियो भी बनाई है डिफरेंस की, दैट इज़ आपका टॉपिक जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में था. तो पटेल जी वॉज इन द फेवर ऑफ द वेल्थ क्रिएशन एंड नेहरू जी वॉज इन द फेवर ऑफ वेलफेयर स्टेट. तो उस समय से वेलफेयर स्टेट की बात चल रही थी. तो A.R. देसाई ने इसे क्वेश्चन करा कि वेलफेयर स्टेट की वजह से चीज़ें वर्क नहीं करी है, तो मतलब उसको क्वेश्चन करा फॉर इट्स मैनी शॉर्टकमिंग, कि इसमें बहुत कमियां हैं. ठीक है, जो भी आप गोल्स वेलफेयर सोसाइटी के लिए अचीव करना चाहते हो एक तो हो नहीं रहे हैं, तो चीज़ों में थोड़ी सी कमियां हैं. इनका एक एस्से था दैट इज़ द मिथ ऑफ वेलफेयर स्टेट. देसाई ने क्या दिया, इन्होंने इसकी क्रिटिक की, वेलफेयर स्टेट की क्रिटिक मतलब इवैल्यूएशन करा, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड व्हाट आर द नेगेटिव टू दिस. अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अकॉर्डिंग एक आइडियल वेलफेयर स्टेट हैज़ 3 कोर फीचर. प्लीज़ नोट इट डाउन समवेयर. बुक में चीज़ें मिस हो जाती हैं लेकिन कहीं पे देखिए, आइडियल स्टेट का मीनिंग तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में मिल सकता है मेंस में लिखने के लिए, एस्से में आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो. तो ये अगर आप पॉइंट आप अलग से लिखते रहोगे तो एक वैल्यू एडिशन है ये आपके लिए. ठीक है, आइडियल स्टेट के क्या इनके अकॉर्डिंग फीचर होंगे. इट इज़ डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी होनी चाहिए भैया, सबसे बेसिक पॉइंट है. इट इज़ अ मिक्सड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट की बात मत करो, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करो, जहाँ पे कैपिटलिज्म सोशलिज्म दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं. जैसे इंडिया आज की डेट में एक मिक्स्ड इकोनॉमी है. तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक, सेकंड मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेट रेदर देन अ लेजिस्फेयर स्टेट.
लेजिस फेयर मतलब होता है कि वी द गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर, मतलब अगर कहीं पे भी आप लेजिस फेयर को यूज़ करो कि आई एम फॉलोइंग दिस आइडियोलॉजी, इसका मतलब होता है इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ इन्होंने बोला पॉजिटिव स्टेट होना चाहिए, मतलब इंटरफेयर वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, जब ज़रूरी है तब इंटरफेयर करा जाएगा। क्लियर? तो ये इन्होंने बोला डेमोक्रेटिक मिक्स्ड इकोनॉमी एंड पॉजिटिव स्टेट होना चाहिए। तो इंटरवेन करना है जब चीज़ें बाहर जा रही हैं। तो बट अकॉर्डिंग टू हिम वेलफेयर स्टेट अराउंड द वर्ल्ड हैव फेल्ड ऑन दीज 3 काउंट, कि वेलफेयर स्टेट में ये सब पॉइंट्स थे ही नहीं, ये चीज़ों पे बात ही नहीं करी थी, क्योंकि ना तो ये पॉवर्टी हटा पा रहे थे, ना इनकम गैप रिड्यूस कर पा रहे थे कि अमीर और अमीर बन रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, तो ये चीज़ भी नहीं हो पा रही थी। सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन थी डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, वो भी नहीं क्योर कर पा रहे थे। तो कैनॉट एबल टू चेक द कैपिटलिस्ट ग्रीड और सबको एम्प्लॉयमेंट देना, तो ये सब प्रॉब्लम हो रही थी वेलफेयर स्टेट होने के बाद भी। तो ये लूप होल था। फॉर दिस रीजन ही टर्म द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट एज अ मिथ एंड अकॉर्डिंग टू हिम, इन्होंने बोला मिथ है वेलफेयर स्टेट, क्योंकि वेलफेयर स्टेट तो है ही नहीं ना। एंड अकॉर्डिंग टू हिम only a capitalist state exists. According to him, even communist state have also failed on these count, especially on democracy. वहाँ पे भी democracy properly maintain नहीं रह पा रही है। So this is the thing जिनके बारे में इन्होंने बात करी। अब आगे देखते हैं। He used dialectical historical approach, अभी बताया contradiction जो चल रहा है चीज़ों को लेके, तो इंडियन सोसाइटी में इन्होंने ये अप्रोच फॉलो करी। इनकी जो अप्रोच थी वो यूनिक थी और कल्चर और रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी, इकोनॉमी को इम्पोर्टेंस दे रही थी। ये लास्ट वीडियो में ड्रॉबैक में हमने देखा कि इकोनॉमी को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जा रही थी इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कल्चर, जबकि पुराने लोग, पहले के लोग कल्चर एंड रिलीजन को प्राइमरी फोकस पे रखते थे। इंस्टेड ही ट्रेस द ट्रेडिशन इन टर्म्स ऑफ मटीरियल रिलेशन, ही eliminated the uncritical use of foreign models in the context of Indian society, which often lead to distortion of the perspective. He also conducted village study करी कॉन्ट्राडिक्शन देखने के लिए कि क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शन है इंडियन सोसाइटी में आज की डेट में, कंपैरेटिव अप्रोच यूज़ करी, क्योंकि इन्होंने फील्ड व्यू फॉलो करा था अपनी स्टडी में। इन्होंने ट्रांजिशन भी विटनेस करा जब ये अलग अलग ऑल्टरनेटिव पढ़ रहे थे। बाकी मार्क्स स्कॉलर की तरह इन्होंने भी कॉन्ट्राडिक्शन पे बात की, क्योंकि मार्क्स की आइडियोलॉजी यही कहती थी। ठीक है, ही अंडरस्टूड द इंडियन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ये हमने पहले भी देखा था कि किस तरीके से चीज़ें डेवलप होकर चेंज हो रही हैं। द स्टडी ऑफ प्रोडक्टिव रिलेशन इज़ यूज्ड टू इंटरप्रेट सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, किस तरीके से आपकी सोसाइटी में सॉरी जो स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन है, और इंस्टीट्यूशन मतलब जो भी फैमिली, मैरिज, किनशिप, ये सब सोशल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। इंडियन सोसाइटी में जो ट्रेडिशंस हैं वो इन्फ्लुएंस है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मैंने बताया ही वाज मोर फोकस्ड टुवर्ड द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ही डीपली रूटेड है। तो इसलिए आपको सिस्टमैटिक व्यू मतलब सिस्टमैटिक स्टडी चाहिए मार्क्स के मॉडल से। देसाई ने कॉन्ट्राडिक्शन पे बात करी जो इंडिया में प्रेजेंट थी। 1970 में ये हमने देखा कि प्लांट फ्लेयर ग्रोथ जो थे वो फेल हो रहे थे, तब प्रॉपर ये चीज़ जो थी वो उभर के आई, वो देखने को मिली इनकी स्टडी। इन कंट्रास्ट टू हिज कंटेम्प्रेरी, मतलब जो इनके साथ के लोग थे, दैट इज श्रीनिवास, जिनका जो वर्क था वो कुछ अपर कास्ट वैल्यू से रिलेटेड था, मतलब ही वॉज मोर फोकस्ड टुवर्ड कास्ट। देसाई ने हिस्टोरिकल मटीरियलिस्टिक व्यू लिया। अच्छा, डिफरेंस आ सकता है, वैसे तो नीचे टेबल में डिफरेंस के थ्रू हम लोग कर लेंगे बात, बट डिफरेंस भी आ सकता है कि इनकी अप्रोचेज में क्या डिफरेंस था। तो देसाई बिलीव्ड in the idea that man can change the direction of the society, human beings, we the man, we the people can change कि society किस तरीके से जाएगी आगे। ठीक है, एंड कन्विंस कर सकते हैं कि भैया सोसाइटी में चेंज आ सकते हैं। अच्छा, जो चेंज आए हैं रिफॉर्म के थ्रू ही तो आए हैं, एंड रिफॉर्म करे किसने अल्टीमेटली? ह्यूमन बींग्स ने। ह्यूमन बींग्स ने कैसे करे? जब वो अवेयर हुए, एक अवेकनिंग आई उनमें। तो अकॉर्डिंग टू हिम ब्रिटिश रूल डिस्ट्रॉय द प्री कैपिटलिस्ट फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन रिलेशन। ब्रिटिशर की वजह से वो चीज़ जो है उन्होंने मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी थी, मॉडर्न प्रॉपर्टी रिलेशन कर दिए थे, जिस वजह से जो हमारा एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर था उस पर काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, और जो हमारी इकोनॉमी थी वो शटर डाउन हो गई। जो पुराना एक तरीका चल रहा था दैट वाज शटर्ड। ही हैड अ विजन ऑफ एंटी ब्यूरोक्रेटिक एंड एंटी इम्पीरियलिस्टिक इंडियन सोसाइटी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, पढ़ लेते हैं, काम की बात देख लेते हैं। ठीक है, ये कास्ट के मैटर में निर्मल कुमार बोस के आइडिया से इंस्पायर थे।
इन्होंने बोला कि जो स्ट्रक्चरल रियलिटी है कास्ट की वो डिसअपियर तभी होगी जब हमारी सोसाइटी में चेंजेस आएंगे। चेंजेस यानी रिफॉर्म आएंगे, तभी चीज़ें चेंज हो पाएंगी बड़े लेवल पे। इनके अकॉर्डिंग विलेज जो है इंडिया में वो प्री ब्रिटिश टाइम से पहले ही इवॉल्व हो चुके हैं। एक सोशल यूनिट वो पहले ही बन चुके हैं एंड सेल्फ सफिशिएंट हैं कि वो अपनी इकोनॉमिक रिलेशंस को मेंटेन कर पाएँ और इकोनॉमिक नीड को सेटिस्फाई कर पाएँ। ठीक है। इंटोलॉजिकल व्यू के कॉन्ट्रारी इंटोलॉजिकल व्यू जो सोचता था, इन्होंने देखा कि जजमानी सिस्टम जो है वो एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है, वो एक्सप्लॉयटेशन का काम कर रही है। तो हमने पहले भी बात करी थी। इनके अकॉर्डिंग लैंड रेवेन्यू और जो लैंड टेन्योर सिस्टम है ब्रिटिशर का, उससे एक नई क्लास इमर्ज हुई जिससे कि कैपिटलिस्ट मोड हमें इंडिया में देखने को मिला। उसके थ्रू ब्रिटिशर ने एक ज़मींदारी कास्ट नई आई जिसके थ्रू ब्रिटिशर इंडिया में एक कैपिटलिस्ट सिस्टम लेके आए। He saw nationalism as a result of materialistic condition created by the Britisher। तो ब्रिटिशर कॉलोनियल रूल की वजह से ही तो चीज़ें आई हैं ना ये सब। तो ये यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। ब्रिटिश रूल ने इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करा और हमें नए क्लास, नए इंस्टीट्यूशन भी देखने को मिले। ओल्ड जो फ्यूडल मोड थे वो नए सिस्टम में कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, इसमें जो थे वो चेंज हो गए थे। नए क्लास स्ट्रक्चर आ रहे थे जिसमें एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिल रहा था। एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कुछ लोग जो जिनके एनिमी सेम थे, जिन पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया और एक यूनिफिकेशन देखने को मिला सोसाइटी में। ठीक है। तो इससे चीज़ें, एक नया ग्रुप फॉर्म हो रहा था। कम्युनिकेशन के नए वेज लाइक रेलवेज़ लेके आए थे। पहली रेलवे लाइन कब आई और कहाँ से कहाँ तक चली, प्लीज़ डू कमेंट। आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इंफ्रा में भी ब्रिटिशर के टाइम पे काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे थे, बट दे वर नॉट इंट्रोड्यूस दैट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये हम सबको पता है। दे इंट्रोड्यूस द चेंजेस फॉर द बेनिफिट ऑफ देमसेल्फ। इंग्लिश एजुकेशन लाए ताकि उनको बेनिफिट हो सके, रेलवे लाए ताकि उनके लिए चीज़ें आसान हो सके। तो ही सॉ पीजेंट स्ट्रगल एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में आप चेंज लाए हो, नए मोड ऑफ प्रोडक्शन लाए हो जिससे पीजेंट नहीं एग्री थे। दैट्स वाई दे उन्होंने अगेंस्ट गए और उनका स्ट्रगल देखने को मिला। तो यही सब इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन वगैरह की बात की है। He is criticized for being an indoctrined scholar who refused to recognize an alternative reality। मतलब वो मार्क्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ें थी उसी को सही मान के चल रहे थे। एंड ही रिफ्यूज द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी, जो अदर देन मार्क्स जो आइडियोलॉजी हो सकती है, जो एग्जिस्ट कर रही थी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, जिस वजह से कुछ लोगों ने इन्हें क्रिटिसाइज भी किया। क्लियर। तो दिस इज़ द थिंग जो हमने बात करी। तो हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में, पहला चैप्टर बुक अगर हम देखें तो पेपर 2 का पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोगों ने GS घुरे, MN श्रीनिवास, AR देसाई की बात करी है एज पर द नितिन सांगवान बुक। देखिए इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है इनके बारे में, बहुत कुछ है भी, लेकिन अभी पर्टिकुलरली मैं इस बुक पे स्टिक कर रही हूँ, वरना देयर इज़ नो एंड टू द थिंग्स। चीज़ें ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे हम। इसको पढ़ते हैं, फिर एडिशनल मैं आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे BK नागला जी की बुक है, उसमें थिंकर्स के बारे में बात की गई है, मैं उसमें से थिंकर पिक करके आपको एक थिंकर पढ़ा दूंगी। तो हैव पेशेंस, एक चीज़ कंप्लीट करते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करते रहेंगे। एंड अगर आपको और एक्स्ट्रा चीज़ें पता है तो प्लीज़ कवर दैट, मतलब आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप लोग ज़्यादा पढ़ चुके हैं और ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। दिस इज़ फॉर द बिगिनर्स हु वर नॉट एबल टू रीड द बुक फ्रॉम, मतलब लाइन टू लाइन बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो। GS घुरे जो थे वो इंस्पायर थे किससे, WH रिवर्स से। ठीक है, पुणे के आपके भंडारकर इंस्टीट्यूट से, श्रीनिवास रेडक्लिफ ब्राउन से और इवांस रिचर्ड से। वहीं अगर हम देसाई की बात करें तो वो टोटली मार्क्स से इंस्पायर थे। उसके अलावा अगर इनके मेजर वर्क देखे जाएं, काम मतलब बुक्स जो आर्टिकल इन्होंने लिखे, तो घुरे का है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट पे काम किया इन्होंने। इंडियन साधु जो रिलीजन की बात करता था। श्रीनिवास की बुक देखें तो सोशोलॉजिकल चेंज इन द मॉडर्न इंडिया एंड अ रिमेंबर्ड विलेज। कुछ मेजर वर्क्स हैं इनके, ऐसा नहीं है सिर्फ यही है, और भी बहुत काम करे हैं। MN श्रीनिवास की बुक लर्न करने के लिए तो मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, यू कैन वॉच दैट, लर्न सोशोलॉजी विद मी में। सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, देसाई का वर्क, एंड रिलेवेंस ऑफ द मार्क्स अप्रोच टू द इंडियन सोसाइटी। देन ये बुक व्यू को फॉलो करते थे। बुक व्यू, फील्ड व्यू क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। बुक व्यू को फॉलो करते थे। डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच, डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, ठीक है, आप वर्ड से डिराइव करके देखा करो ना, चीज़ें एक पॉइंट से डिफरेंट जगह स्कैटर हो रही हैं। देन ये श्रीनिवास फील्ड व्यू को फॉलो करते थे, मतलब टू गो टू अ प्लेस, टू इंटरेक्ट विद द पीपल, टू इंटरेक्ट विद द प्लेस, एंड देन आप अपना रिजल्ट कंक्लूजन पे आ रहे हो। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मतलब आप जाओगे तो यू विल डायरेक्टली ऑब्जर्व द थिंग्स। ये भी फील्ड व्यू पे बात करते थे, प्लस इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो मार्क्स से इंस्पायर होकर, दैट इज़ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म थी। इनके जो कंसेप्ट थे घुरे के अगर हम देखें
तो इन्होंने हिंदुआइज ट्राइब से बात की थी। एम एन श्रीनिवास के कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, डोमिनेंट कास्ट एंड यहाँ पे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म वाज द वन देसाई के केस में। सोसाइटी को लेके क्या देखते थे कि ये हिंदू सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी यूनिक है एंड जो भी चेंज आया है वो हमें ब्रिटिश रूल को चीज़ों के बेसिस पे समझना पड़ेगा, और हिंदू ट्रेडिशन में किस तरीके से चेंज आ रहा है इस पर बात करी। इनकी अप्रोच सिस्टमैटिक वे में इन्होंने पढ़ाई करी। सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, किस तरीके से कल्चर चेंज की वजह से चेंज आ रहा है उसकी बात ये कर रहे थे। प्लस अगर हम ए आर देसाई की बात करें तो आपको पता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म फॉलो कर रहे थे। प्लस इन्होंने रिजेक्ट करी ये बात कि होमोजीनियस सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इन्होंने रिजेक्ट करा इसको कि नहीं, देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। तभी तो ये डायलेक्टिकल वे में बात कर रहे थे मटेरियलिज्म को लेके कि कॉन्ट्राडिक्शन एग्जिस्ट करता है। इनका इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था, इनका स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट। बार बार मैं बोल रही हूँ डायलेक्टिकल मीन्स कॉन्फ्लिक्ट, तो याद रखना है इस चीज़ से। फिर यहाँ पे इन्होंने बात की किसकी, फीचर्स क्या बोले कि कल्चर सेंटर है, कल्चर को लेके बात की थी। जैसे देसाई ने इकोनॉमी को सेंटर में रखा। इन्होंने देखा कि इंडियन सोसाइटी यूनिक है, वेस्टर्न थ्योरी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते, हमें खुद यहाँ पे ही यहाँ के टेक्स्ट को चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। सोसाइटी जो है वो पास्ट से कंटिन्यू होके मतलब इवॉल्व हुई है, तो पास्ट से कनेक्शन है, सो दैट इज़ द थिंग। आइडल टिपिकल व्यू सोसाइटी का, फील्ड व्यू पे कम गए, ये बुक व्यू पे ज़्यादा गए, ठीक है, बुक व्यू पे ज़्यादा गए। एक सिस्टमैटिक व्यू है चीज़ों को पढ़ने का। रिलेशंस पे बात करी कि कैसे चीज़ें पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्लियर। तो ये चीज़ श्रीनिवास की थी। यहाँ पे जो भी आपने पढ़ा है उसको समराइज़ किया गया है, जो भी आपने ऊपर पढ़ा है। इन्होंने कॉन्ट्राडिक्शन पे बात की, जैसे जजमानी सिस्टम को एक्सप्लॉयटेटिव बोला, चेंज जो आ रहे थे उस पर बात करी। कास्ट की स्टडी करी इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, इन्होंने इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को सेंट्रल माना और ये माना कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ही सेंट्रल हैं चीज़ें, चाहे वो कल्चर ही क्यों ना हो। प्लस अब बात करते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या दिया सब्जेक्ट को, इनको तो फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद उसको आगे बढ़ाया एम एन श्रीनिवास ने, मार्क्स की आइडियोलॉजी को यहाँ पे लाया और मटीरियलिस्टिक कंसेप्ट लेके आए थे कौन, ए आर देसाई इंडिया में। रेलेवेंस क्या है, इंडोलॉजी आज भी आप एक टेक्निक की तरह यूज़ करते हो, आज भी एंशिएंट टेक्स्ट और बुक को पढ़ के हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कंसेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले थे ये पर्सन, तो ही इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देन मार्क्सिस्ट अप्रोच को हाईलाइट करा यहाँ पे, और ग्लोबलाइजेशन और इंटरेक्शन करने से क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या है, इन सब की बात की। क्रिटिसाइज कैसे किया गया, इंडोलॉजी की एक बेसिक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होती है, क्लियर। तो ये चीज़ है, लिमिटेड होती है और जिसने लिखा है उसकी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करती है समटाइम, तो सबकी थॉट प्रोसेस थिंकिंग जिस सर्कमस्टांसिस में चीज़ें लिखी गई वो डिफ़र हो सकती हैं। इनके पर्सपेक्टिव ने कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर करा, इसलिए इन्हें क्रिटिसाइज़ करा गया। ये कॉन्फ्लिक्ट की बात कर ही नहीं रहे थे, प्योरिटी अप्रोच नहीं थी क्योंकि कास्ट को लेके बात थी। यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल जो एस्पेक्ट था उसको टोटली इग्नोर करा और इन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक की बात की। इन्होंने अदर सोशल इंस्टीट्यूशन जितने भी एग्जिस्ट कर रहे थे उनको इग्नोर करा। कास्ट, रिलीजन वगैरह को इन्होंने बहुत बैक सीट में रखा, इन्होंने इकोनॉमी को फ्रंट सीट में रखा। दैट्स वाई फ्यू पीपल क्रिटिसाइज हिम। तो आई होप ये प्रॉपर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पूरा चैप्टर। अब उसके बाद चैप्टर के एंड में यू कैन सी दैट देयर इज़ अ क्वेश्चन बैंक प्रेजेंट देयर, तो आप क्वेश्चन को पढ़ के अपने माइंड में आंसर रेडी कर सकते हो और चाहो तो कुछ आंसर लिख सकते हो और लिख के मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। आई ट्राई टू लुक इनटू दैट एंड आई ट्राई कि उसमें आप क्या चेंजेस कर सकते हो या क्या कमी है, क्या और बेटर लिखा जा सकता है, तो आई ट्राई टू सजेस्ट यू दैट। सो या फर्स्ट चैप्टर हमने इसके अकॉर्डिंग कवर करा एंड देन आएगा इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडियन सोसाइटी। तो हियर वी विल अंडरस्टैंड कॉलोनिज्म क्या था, उनके आने से क्या क्या चेंजेस हुए एंड जहाँ जहाँ कुछ थिंकर्स का रिक्वायरमेंट होगा वी विल ऑल्सो मैंशन दैट। Okay, so this is the last video of the first chapter of paper 2 that we have covered from Nitin Sangwan. See you in the next video. Thank you for watching.